बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजहार खान मुखातिब है आपसे इजहार की दुनिया से और स्पेन के शहर बार्सिलोना से। सॉरी मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई। सैटरडे को कुछ मैसेजेस आए कि आपकी वो जर्मनी का जो चांसन कार्ड है, अपॉर्चुनिटी कार्ड है, उस पर वीडियोज़ नहीं आई, तो मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपने जो जर्मनी का चांसन कार्ड या जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड बी कहा जाता है, पाकिस्तान से किस तरह से अप्लाई करना है। इनफैक्ट आप पाकिस्तान में हैं, आप मलेशिया में हैं, आप यूएई में हैं, दुबई में हैं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप डिग्री लेके वापस आ चुके हैं, तो आपने वो किस तरह से अप्लाई करना है और इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए अगर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपकी 16 या 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपने मैट्रिक बाद डिप्लोमा किया है तो फिर आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चाहिए, आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किस तरह से करने हैं, और उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने इस्लामाबाद एम्बेसी में कैसे जाना है, वहाँ पर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और एट द एंड आपने अपने वीज़ा स्टिकर पे प्रोटेक्टेड स्टैंप किस तरह से लगवानी है, और इस पर टोटल खर्चा कितना आ जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का एजेंडा है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेहतरीन है तो सुने, अदरवाइज चॉइस इज़ योर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं कि ये चांसन काटे कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या। मतलब ये क्या बला है, क्यों लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और इस पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस है लोगों का। लेकिन जब आप क्या कहते हैं जून 2024 में यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, आपने सुना होगा, जून 2024 में यहाँ की गवर्नमेंट ने ना एक इमिग्रेशन लॉ पास करवाया था कि उसमें उन्होंने बोला था कि वो लोग जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है, जिनके पास स्किल हैं, वो पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पर जॉब ढूँढने के लिए, सर्च करने के लिए आ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में हैं, आपने यहाँ की किसी आईटी कंपनी को अपने क्या कहते हैं डिग्री बेस पे, स्किल बेस पे उनको क्या कहते हैं अप्रोच किया, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू ओके हुआ, उन्होंने आपको लेटर दे दिया, आपने उस बेस पे अप्लाई किया, आप डायरेक्ट जॉब पे यहाँ पर आ गए। लेकिन उसके बाद जब ये जून 2024 में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर वो 1 साल के लिए भी आ सकते हैं, 6 माह के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर आके वो जॉब तलाश करें। अगर इस टेन्योर के दौरान उनकी जॉब जर्मनी में हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि उसी फील्ड में हो, ठीक है? ये बात याद रखें। उनकी जॉब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस चांसन कार्ड को या अपॉर्चुनिटी कार्ड को वर्क परमिट पे ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, गवर्नमेंट ने इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स फ़िक्स कर दी हैं। अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में हम बात करते हैं कि वो लोग जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अगर आपकी पाकिस्तान की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहला स्टेप ये, फॉर एग्जांपल आपकी यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला, पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, नस्ट, बहरिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले सका, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड है। आपने यहाँ से मास्टर किया। मास्टर करने के बाद आपने क्या किया, अपनी डिग्री को आप, इनकी जर्मन का एक इदारा है अनाबिन, वहाँ पर आप जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी का वहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर आपका जो इदारा है, जो यूनिवर्सिटी है, इनके सिस्टम में रिकग्नाइजेबल है, तो वो नाम सामने शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अनाबिन से रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, आपका इदारा तो क्लियर हो गया। फिर जिस प्रोग्राम में आपने मास्टर किया है, उस प्रोग्राम का नाम भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल एमएससी किया है, एमबीए किया है, कोई भी और आपकी इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कुछ भी है, आपने उसका नाम भी वहाँ पर लिखना है। वो भी सामने आ गया। इट मीन्स आपकी डिग्री भी वेरीफाइड है अनाबिन की साइट पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और आपकी जो इदारा है, और सॉरी जो प्रोग्राम है, वो भी वहाँ पे वेरीफाइड है। दोनों हो गए। ये उन लोगों के लिए हो गए जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। अब आते हैं कि एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपने 2021 या 22 में डिग्री की, उसके बाद 2025 तक आप जॉब करते रहे, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस भी साथ लगाएं। अगर आपने जॉब नहीं की, फॉर एग्जांपल 2021 में डिग्री की, उसके बाद 2025 अब आपने कुछ भी नहीं किया और आप ये वीज़ा अप्लाई करें, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने इस 3 से 4 सालों के अंदर क्या किया। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2025 में डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद आप अभी देखें फ्रेश है ना, या 2024 में किया, 2023 में भी सोके की है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने 2025 में किया, अब एक्सपीरियंस कोई भी नहीं, आप फ्रेश हैं, आप फिर भी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके गैप आ जाए बीच में। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बैचलर डिग्री वालों की तरफ। आपने एफएससी की,
आपने 12 ईयर के बाद देखें, उस वक्त कुछ लोगों ने 2 साल का भी बैचलर किया हुआ है, लेकिन 4 ईयर्स बैचलर रिकग्नाइज हो गया वहाँ पर अपने पाकिस्तान में। ठीक है, अब 2 साल वाला ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका जो 2 साल वाला है वो भी रिकग्नाइजेबल है, या 4 साल वाला तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब है आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वही है, जो आपकी 14 ईयर्स वाली डिग्री है उसको भी आपने अनाबिन पे जाके वेरीफाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनाबिन एक ऐसा इदारा है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। अब कुछ जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पर लिखेंगे ना, अगर वहाँ पर शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ से रिकग्नाइजेबल नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, आपकी डिग्री वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम में आपने वो मास्टर डिग्री की है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो इस सूरत में क्या होगा, दोनों चीज़ों का वेरीफाइबल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक भी नहीं हो रही तो इसका सलूशन क्या है, फिर आप जाएंगे जैब के ऊपर, ZAB, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी एक इदारा है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। जैब की साइट पर आप जाएंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इसकी कोई फ़ी आई थिंक 208 यूरो या 220 यूरो। पहले ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, आपका क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया, उनमें 8-8 10-10 साल लग जाता था। लेकिन अब ये फास्ट हो चुके हैं, तकरीबन 60 to 90 डेज़ के अंदर आपके जैब के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आपको मिल जाते हैं। अगर जैब आपके डिग्री या आपका जो क्या कहते हैं प्रोग्राम है वो वेरीफाई कर देता है, अनाबिन से वेरीफाई नहीं है लेकिन जैब ने उसको वेरीफाई कर दिया, इट मीन्स आप फिर भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ स्टेप 1 का, आपकी मास्टर 16 ईयर्स एजुकेशन, उसके बाद 14 ईयर्स एजुकेशन। अगर अनाबिन इसको वेरीफाई नहीं कर रहा और जैब ने वेरीफाई कर दिया तो आप फिर भी एलिजिबल है। अगर जैब भी वेरीफाई नहीं करता तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप उस यूनिवर्सिटी को, उस इदारे को जाके पूछें कि आप, मतलब आपका लेवल उस लेवल का क्यों नहीं है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनका 16 ईयर्स और 14 ईयर्स एजुकेशन है। अब देखें, इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट जुड़ी हुई है जिससे बहुत सारे लोग भागते हैं, वो आइट्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब कंसल्टेंट हज़रात क्या कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल इदारा आपको प्रोफिशिएंसी लेटर दे देता है तो आप उस बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे लम्स से पढ़े हैं, चाहे नस्ट से पढ़े हैं, लाहौर का कोई क्रीम है वहाँ से आप पढ़े हैं, आइट्स फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और स्कोर कितना आपको चाहिए, जस्ट 5.5। देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है ना, तो 5.5 कोई मैटर नहीं करता आपके लिए लेना। सिर्फ आपने 1 से 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक 2 वीक आपने क्लासेस अटेंड करनी है। तो इससे भागे ना, किसी के झांसे में ना आए, लीगल रिक्वायरमेंट्स आप अपनी पूरी करें। और अगर आपकी डिग्री फॉर एग्जांपल स्वीडन से है या यूके से आप करके पाकिस्तान वापस चले गए हैं, वहाँ पर आपने 2-3 साल गुजार दिए हैं, वहाँ पर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी आपको आइट्स चाहिए। इन लोगों ने इसको एक एज अ रिक्वायरमेंट रखा है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड से आपने आइट्स की डिग्री ली है तो आपको आइट्स एग्जाम्प्ट हो गया। हालांकि पाकिस्तान में देखें, लम्स है, नस्ट है, यूईटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट है, इनके सारे मॉड्यूल इंग्लिश में और इनको भी पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है जो आपने करना ही करना है। ठीक है, तो आइट्स कितना चाहिए आपको, 5.5। अगर 6-7 आ जाता है तो और अच्छी बात है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं कि जर्मन A1 और A2 भी एक्सेप्टेबल है। अब अगर आप लाहौर से हैं तो माल रोड पे ना इनका डॉइचे इंस्टीट्यूट एक इदारा है, तो वहाँ पर आप जाएँ। तकरीबन आप 1 साल लगेगा आपको, या 6 या 8 माह लग जाएंगे, डिपेंड करता है किस कैलिपर के आप बंदे हैं। बेसिक चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आइट्स में आपका 5.5-6 आता है ना, इसी तरह जर्मन A1 और A2 है। ठीक है, मतलब इसी लेवल की है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने 16 साल तक तालीम हासिल की इंग्लिश में, ठीक है, अब मैं जर्मन लैंग्वेज कैसे करूँगा। लेकिन मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। देखें, अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ साथ मैं आपको यहाँ का रियल फैक्ट्स भी बताऊँगा कि असल में मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज A1 या A2 कर लेते हैं ना, उसका यहाँ पर ये फ़ायदा है कि उस बेस पे 99.9% चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो फिर क्या होगा, आइट्स की बेस पे आपको आपका वीज़ा तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ होगा। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट थोड़ी सी टफ होगी। तो अब डिपेंड करता है कि आपने आइट्स करने के बाद वीज़ा लेके यहाँ पे आगे स्ट्रगल करनी है, या वही स्ट्रगल आप फॉर एग्जाम्पल 6 से 8 माह या 10 माह वहाँ कर लेते हैं, जर्मन सीख लेते हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से यहाँ पर आके जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो आईटी का बैकग्राउंड है ना जिनका, उनको इंग्लिश अच्छी है तो उस बेस पे भी उनकी लक चल जाए तो जॉब मिल जाती है। ये हो गया 16 ईयर्स और 14 ईयर्स एजुकेशन। जैब भी बता दिया, अनाबिन भी बता दिया, और आइट्स की रिक्वायरमेंट बता दी। अब चलते हैं एक ऐसा सिनेरियो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ा ही नहीं है, या मैट्रिक के बाद उन्होंने 3 साल का DA डिप्लोमा कर लिया, और मज़े की बात है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पता है आपको, आपने मैट्रिक किया,
मैट्रिक के बाद आपने एफएससी की, उसके बाद डिप्लोमा कर लिया, या मैट्रिक के बाद डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा आपका 3 इयर्स होना चाहिए, और डीएई जिसको बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इसकी आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये मेक श्योर कर लें जो आपने डिप्लोमा किया है वो आपने क्या कहते हैं किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया है, और पाकिस्तान का जो टेक्निकल बोर्ड है वो भी इसको रिकग्नाइज कर रहा है, तो आप एलिजिबल है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल 14 इयर्स या 16 इयर्स का एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास डिप्लोमा है, स्किल्ड है उनके पास, तो उन्होंने फिर उनके लिए पॉइंट्स फिक्स कर दिए हैं। अब वो पॉइंट्स क्या हैं? सिंपल पॉइंट्स ये हैं कि आपने टोटल 6 पॉइंट्स पूरे करने हैं। अगर आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं तो आप भी चांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 6 पॉइंट्स किस तरह से पूरे होंगे? फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर लिया, ठीक है। आपको पता है उस डिप्लोमे के 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स आपके डिप्लोमे के हो गए। अब जो डिप्लोमा होल्डर है ना, उनके लिए आइट्स की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, सॉरी रिस्ट्रिक्शंस कह रहा हूँ। वो क्या है कि उनको 6.5 चाहिए या 6 चाहिए। आपके 4 पॉइंट्स किसके हो गए? डिप्लोमे के। आपका 1 पॉइंट किसका हो गया? आइट्स का। टोटल कितने हो गए? 5 चाहिए आपको कितने? 6। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आपको उसके 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपकी एज 35 और 40 के दरमियान है तो उसका 1 पॉइंट है। अगर आप 40 से ऊपर जा चुके हैं तो फिर आपको इसका कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स आपके डिप्लोमे के 4 पॉइंट्स, आपका आइट्स का 1 पॉइंट्स 5, आपकी एज 35 से कम है, आपके 3 पॉइंट्स 5 6, आप तो यहीं पर क्वालिफाई कर गए। अब देखिए आपके 6 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने आइट्स नहीं किया तो फिर भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। आइट्स मस्ट है। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो जाए, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन वीज़ा फीस में आपको उड़ा देना। अब पॉइंट क्वेश्चन एक बंदे ने ये किया था कि सर मेरे तो 9 पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या फिर भी मुझे आइट्स के बिना मेरे 9 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो क्या फिर भी मुझे आइट्स करने की जरूरत है? हाँ जी भाई, आइट्स मस्ट है। लेकिन 4 पॉइंट्स डिप्लोमे के हो गए, उसके बाद 1 पॉइंट किसका हो गया? आपका आइट्स का हो गया। 35 से कम है तो उसके 2 पॉइंट्स हो गए, और हाँ, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके भी 3 पॉइंट्स हैं, और अगर आपका 5 साल से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक के बाद डीए का डिप्लोमा है आपका, आप उस बेस पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आइट्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 6.5, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज, दोनों में से आपने चूज़ करना है, मैंने दोनों बता दिए हैं। आइट्स में आप आसानी से आ जाएंगे, जर्मन में ये होगा कि यहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो इसका मतलब स्टेप 2 भी हमारा क्लियर हो गया। 14 ईयर्स वाले भी गए, 16 ईयर्स वाले भी गए, ठीक है। उसके बाद हमने मैट्रिक के बाद डिप्लोमे वाले भी चले गए। अब जो हार्ड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या है। यहाँ से बहुत से लोग भाग जाते हैं, सीधी सी बात है, इतने पैसे हैं ही नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इतना पैसा कहाँ से अफोर्ड करे? पहले आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप जिस कंट्री का भी अप्लाई करते हैं ना, आपको बैंक स्टेटमेंट सिंपल चाहिए होती है। आप बैंक स्टेटमेंट आपके फादर भी दे सकते हैं, या आप कहीं से मैनेज भी करवा लेते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो सीन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आपने यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना है जिसको ब्लॉक अकाउंट कहा जाता है, उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आप 1 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 13,000 समथिंग यूरो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब वो पैसे आपके ही हैं, लेकिन आप इनको यहाँ के बैंक में वो साइट का जो लिंक जो है, साइट का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ओरेकल के कोरेकल, मुझे नाम इसका एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप सिंपल जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसका मकसद क्या होता है कि ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 1 साल के वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें, और हर महीने आप 1,025 यूरो या 1,030 यूरो, मतलब जितनी अमाउंट है उसको 12 पे डिवाइड कर दें, हर महीने आप इतने पैसे निकलवा के यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पैसे हैं, लेकिन आपने ऑल टुगेदर सबमिट करवाने हैं, ठीक हो गया। अब जिन लोगों के पास ये पाकिस्तानी बन जाता है 13,000 यूरो, आज की डेट में अगर करें तो 41-42 लाख रुपया बन जाता है। अब इतने पैसे तो बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे पास नहीं है तो हम पाकिस्तान में काम क्यों ना शुरू कर लें कोई ना कोई। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 6,000 समथिंग यूरो चाहिए होता है। वो भी आप हर महीने 1,000 यूरो बैंक से निकलवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ के लिए भी आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है, पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं। वो किस तरह करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 13,000 यूरो भी नहीं है, आपके पास 6,000 यूरो भी नहीं है, फिर उसका लास्ट सोल्यूशन क्या है? लास्ट सोल्यूशन ये है कि जर्मनी में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके पास यहाँ की पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी, वो आपको स्पॉन्सर करेगा। गवर्नमेंट ये देखेगी कि फॉर एग्जांपल इजहार इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहा है, क्या इसकी अपनी यहाँ पर क्या हैसियत है, क्या ये फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इस बंदे का बोझ भी उठा सकेगा, वो आपकी जॉब
देखेंगे ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर देखेंगे ये कहाँ पर रहता है, उसके बाद आपने 4 to 6 सैलरी स्लिप्स भी लगानी होगी, ठीक है। ये चीज़ें देखने के बाद वो बंदा आपको, सॉरी केस ऑफिसर आपको आसानी से वीज़ा आपकी रिक्वायरमेंट, आसानी से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। सो 13,000 वाला ऑप्शन है, नहीं है तो 6,000 वाला, 6,000 वाला भी नहीं है तो आपके पास स्पॉन्सर वाला आ जाता है। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोशिश करें कि एटलीस्ट 6,000 यूरो कम से कम कहीं से जमा करें। 6,000 या 6200 यूरो, 21-22 लाख रुपया बनता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ब्लॉक अकाउंट। अब ब्लॉक अकाउंट जब इस साइट पे जाके आप ओपन करते हैं ना, तो आप फिर अपने पैसे अपने किसी भी कमर्शियल बैंक से वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट है, एचबीएल में है, यूबीएल में है, हबीब में है, किसी भी बैंक में, ठीक है, तो आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, आप वेस्टर्न यूनियन के पास जा सकते हैं, आप डॉलरीज वालों के पास जा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर इकट्ठा 13,000 यूरो एक दफ़ा ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहले आप 8,000 यूरो की ट्रांजैक्शन करेंगे, फिर सेकंड करेंगे। अगर आप 6,000 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब 6 माह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक ही गो में सारे पैसे जमा करवा सकते हैं। ये आपके पास हो गया ब्लॉक अकाउंट, ये भी हो गया ख़त्म। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, या डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट्स कैसे गैदर करने हैं, फिर अपॉइंटमेंट की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कि आपकी अगर 16 ईयर्स एजुकेशन है तो लास्ट जो आपकी डिग्री है वो आपने एचई से अटेस्ट करवानी है। अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, सिर्फ लास्ट डिग्री, ठीक है, वो आपने टेस्ट करवानी है। बाकी आपकी इंटर क्या कहते हैं उसको, एफएससी बीएससी, ये जो डिग्रीज हैं इनको आपने बोर्ड से टेस्ट करवाने की जरूरत आपको नहीं है। जस्ट आपने लास्ट डिग्री जो है वो वेरीफाई करवानी है, एचईसी अटेस्टेशन उसकी ज़रूरी है। उसके बाद आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए होगा। अगर वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम कंपनी को नहीं बताना चाह रहे कि हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, आप एक्सपीरियंस लेटर ना लें, आप एम्प्लॉयमेंट लेटर ले लें उनसे कि ये बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है, वो भी चल जाता है। अगर आपके पैसे, आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ रही है तो केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी सैलरी स्लिप्स भी साथ लगाएं। उस कंपनी से टैक्स रिटर्न भी लें। बहुत सी कंपनीज आजकल दे रही हैं, पहले भी देती थी, 1 साल बाद जो उनका ईयर पूरा होता है तो वो आपको देते हैं, वो भी साथ लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 12 से 13,000 रुपया पाकिस्तानी इतनी की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है आपकी शेंजन जोन की। अगर आप 6 माह के लिए कर रहे हैं तो आपका तकरीबन 6 से 7,000 रुपया लग जाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, फिर आपकी होटल बुकिंग आ जाती है। होटल बुकिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 तरह से होती है। एक होती है कि आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं booking.com पे जाके, एक है आप 15 डेज़ बाद पेमेंट करते हैं, एक है जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर पेमेंट करेंगे। आप चूज़ करें कि कौन सी क्या कहते हैं मैंने मेथड चूज़ करना है। आपने वो चूज़ कर लिया कि वहाँ जाके आपने पे करना है, ठीक है। अब जब वीज़ा लगता है तो वहाँ जाएँ, आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं और वहाँ किसी ना किसी को ज्वाइन करके आप उसके पास अकोमोडेट हो सकते हैं। ये होटल बुकिंग भी हो गई। उसके बाद आपकी आ जाती है, होटल बुकिंग भी गई, इंश्योरेंस भी गई, आपका ये चीज़ें होंगी। हाँ, अब आ जाते हैं जी अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट सबसे हार्ड टास्क है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जब जर्मन एम्बेसी की साइट पे जाते हैं, चांसन कार्टे कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जब अपॉइंटमेंट भी बुक करते हैं, हो सकता है आपको सामने बॉक्स शो हो कि अगले 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है। आपने क्या करना है, 1 साल कौन वेट करे, छोड़ो इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि ये अपॉइंटमेंट्स बाय की जाती थी 2 लाख में, 2.5 लाख में, इवन कि 5-5 लाख लोगों ने दिया अपॉइंटमेंट बाय करने का। लेकिन अब इन्होंने सिस्टम बंद कर दिया, आप अपॉइंटमेंट बाय नहीं कर सकते। तकरीबन 2 से 3 वीक्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। अब जब आप अकाउंट बनाने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको शो हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 माह या 1 साल के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। जर्मन टाइम के अकॉर्डिंगली रात को 12 बजे के बाद, मतलब जर्मनी में अगर 12 बज चुके हैं ना, तो उसके बाद कुछ सेकंड्स या मिनट्स कह लें, उसके लिए अपॉइंटमेंट शो होती हैं और उसके बाद डिस्पेयर हो जाती है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अप्लाई अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। आप उठ के देखें, टाइम स्पेंड करें। फॉर एग्जांपल आपके घर में 5-6 लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अपने अपने, आप हर किसी के पास मोबाइल है आजकल, वो लैपटॉप है, सबको अपनी डिटेल्स दें, सारे लोग ट्राई करें। आप अगर 2 से 3 माह या 1.5 से 2 माह कंसिस्टेंसी के साथ उठ के देखते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको अपॉइंटमेंट ना मिले, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है,
ठीक है। तो आपने उसके बाद ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है, पहले नहीं ओपन करना। मैंने ब्लॉक अकाउंट को पहले एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने अपॉइंटमेंट मिलने के बाद, फॉर एग्जांपल आज आपको अपॉइंटमेंट शो हो रही है कि 25 दिन बाद, आप बहुत लकी हैं, 25 दिन बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो 25 दिन मोर देन इनफ, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं। अब आपने बैंक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट को प्रोसीड करना है, वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, इधर भी कह रहे हैं उधर भी कह रहे हैं जी हमारा लिंक डाउन था, चलें 1 वीक लग जाता है। तो बैंक अकाउंट आपने तब ओपन करना है, पहले ओपन नहीं करना, क्योंकि अभी आपको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही, तो आप कैसे जाके उसको सारा कुछ करेंगे। ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, अपॉइंटमेंट का तरीकाकार। अब आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, डॉक्यूमेंट्स भी आपने रेडी कर लिए। फॉर एग्जांपल आपको 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है, तो कोशिश करें आधा घंटा पौना घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक है, जब आप वहाँ पर पहुँच जाती हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। जो डॉक्यूमेंट्स फाइल आपने तैयार की है वो आपने उसको थॉरली स्टडी करना है। अगर आपने फ़ाइल खुद तैयार की है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब कुछ पता होगा। अगर आपने अपनी फ़ाइल इज़हार से तैयार करवाई है तो फिर भी आपने उसको घर बैठ के सारा पढ़ना है कि उसमें मेरे सीवी पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका सीवी भी है, उसमें आपका कवर लेटर भी है, एसओपी भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ठीक है, तो आपने उसको स्टडी करना है कि यार अगर उसने पूछ लिया तो उसको पता हो कि ये फ़ाइल मैंने ही तैयार की है। वो यही देखना चाह रहे हैं कि आपने अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपोज़र क्या है, कि आपने वहाँ की जॉब ऑलरेडी सर्च की है, क्या आपने ये फ़ाइल खुद तैयार की है, जो आपने लिखा हुआ है एज़ इट इज़ आप बोल भी रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी उनकी वेरीफाइड हो जाती हैं। अब आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, आप एम्बेसी से निकल आए। अब उस वक़्त क्या सिचुएशन होती है मुझे भी पता है, ठीक है। मतलब बस वो समझ लें कि बंदा कहता है अगर ये नाम वीज़ा लगा ना तो बस दुनिया ख़त्म है, हालाँकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने इंटरव्यू दे दिया, आप आगे तकरीबन 2 से 3 वीक्स तक डिसीजन आ जाता है, येस और नो हो जाती है आपको। अगर आपका ब्लॉक अकाउंट है, आपका आइट्स भी है और आपकी बाकी चीज़ें भी अप टू द मार्क है, तो 99% हाँ ही होनी है आपको। क्योंकि इनको फ़ायदा है, आपने यहाँ पैसे रखे हैं, आप आएँगे वो पैसे खर्च करेंगे, वो 1000 रुपये निकाल के पाकिस्तान थोड़ी ना भेजेंगे हर महीने। तो ये मतलब इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि देखें पैसे भी यहाँ पर रख रहे हैं और पर यूज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। खुद आपको कह रहे हैं कि आपने महीने में सिर्फ 1000 निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। ठीक है? अच्छा, अब आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 4 टू 6 वीक तक अगर एम्बेसी से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना है, उनको अप्रोच करना है ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू। ठीक है? अब जब आप जाएँगे, आपका स्टिकर लगा होगा, मुबारक हो आपका वीज़ा लग गया है। अब वीज़ा लगने के बाद बात ख़त्म नहीं होती। वीज़ा लगने के बाद आपने उसके ऊपर प्रोटेक्टेड स्टंप लगानी है। प्रोटेक्टेड स्टंप, अगर आप लाहौर में हैं तो इनके मुझे ऑफ़िस का पता है, 117 जी मॉडल टाउन, यहाँ पे इनका इमिग्रेशन का ऑफ़िस है। सिंपल आप वहाँ पर जाएँगे, वो जो बाहर अमला बैठा होता है, आई थिंक 500-600 रुपये लेगा आपसे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दे देंगे। आपने लेके क्या जाना है, अपना पासपोर्ट जो स्टंप लगा है उसकी कॉपी ओरिजिनल, प्लस आईडी कार्ड ओरिजिनल, प्लस आपका पीसीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके जाएँगे तो वो तकरीबन उनकी फ़ी है 6500 रुपये पाकिस्तानी। ठीक है, आपको वो 2 से 3 घंटे में सारा प्रोसेस हो जाता है। अब आपका वीज़ा भी लग गया है। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा हार्श रियलिटी की तरफ। वो कहते हैं ना कि ग्रास सीम्स ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड। तो वहाँ पर बैठे शायद आप कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त व्यू है, लोग गुज़र रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, बस फटाफट मैं भी पहुँचूँ, वहाँ पे मैं रह गया हूँ। नो डाउट अच्छा माहौल है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन शुरू के कुछ साल, शुरू के कुछ महीने इतने आसान नहीं होंगे आपके लिए। अगर तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आए हैं तो फिर तो चांसेस हैं आपको मार्केट में ईज़िली वेलकम किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि रेसिज़ हैं यहाँ पे, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप खुद सोचें ना कि हमारे लाहौर में अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल पठान बंदा आ जाता है, वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल पेस या पैनोरामा में जाके वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, उसको उर्दू भी नहीं आती, तो कौन उसको जॉब पे रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। कहेंगे भैया आपको तो लैंग्वेज भी नहीं आती, ठीक है? और लैंग्वेज अगर उर्दू आती है तो वो भी कैसी आती है आपको पता है। तो सेम सिचुएशन हियर, आपने स्टडी करके आना है, सारे मतलब बैकअप रख के आना है, सोच के आना है कि मेरे पहले 1.5 साल 2 साल स्ट्रगल के। ऐसा नहीं है कि आएँगे 2503 होगी आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आपका अपॉर्चुनिटी है चांस एंड कांटे कार्ड है, इस पे जब तक आपको जॉब नहीं मिलती 20 आवर्स पर वीक आप लीगली काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपना खर्चा चला सकते हैं, जो आपने ब्लॉक अकाउंट में रखा है वो सेव रहेगा, उसके अलावा भी आप इतने पैसे जनरेट कर सकते हैं कि आप खा पी सकें और घर का किराया दे सकें। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट में शायद नहीं बताया था कि अगर आपके पास 2025 या 26 में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी है,
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस कहीं का भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने से बेहतर है कि ये कार्ड ज़रूर अप्लाई करके देखें। उसकी वजह पता क्या है? अगर तो आपका मकसद है ना कि आपने बाहर पढ़ने जाना है, डिग्री लेनी है और वापस आना है, तो फिर स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका सोच, आपकी राय ये है कि मैंने सिर्फ वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या करना है, सेट होना है, पासपोर्ट लेना है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो फिर जर्मन अपॉर्चुनिटी कास्ट बहुत बेस्ट है। अगर आपको आपके दिए गए टाइम के मुताबिक 6 माह में, 10 माह में, 1 साल में जॉब नहीं मिलती, तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। फिर भी नहीं मिलती, आप वापस जाना नहीं चाहते, और बहुत से यूरोप में कंट्री हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेने के हज़ार तरीके मिल जाएंगे। ठीक है, लीगल तरीके बता रहा हूँ, इलीगल नहीं आपको बता रहा। फिर आप इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक दफ़ा सोचें, देखें स्टूडेंट वीज़ा बेहतर है कि ये बेहतर है। फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अपने मतलब मेरे डायरेक्ट नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पर। यहाँ स्पेन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक टेम्परेचर आज 38-40 है। ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं लाहौर में फिर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जहाँ रहे खुश रहें, दुआ में याद रखें।